ओनर की तेज आवाज सुन कार्तिक ने राहुल का शर्ट का कॉलर छोड़ दिया और चुपचाप खड़ा हो गया। राहुल ने नाराजगी से ओनर से कहा, मैं कब से आपके इस बार में आता हूं और जब भी आता हूं लाखों की एक्सपेंसिव बियर और स्कॉच ही ऑर्डर करता हूं, लेकिन इसके बदले मेरे साथ ये सुलूक हुआ। आपके इस बदतमीज 2 कौड़ी के वेटर ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब भी पुलिस को कॉल करता हूं, सब के सब जेल जाओगे। ये बोलकर राहुल ने गुस्से से अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। पुलिस का नाम सुनते ही ओनर ने राहुल से गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मैं जानता हूं इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप पुलिस को रहने दें, प्लीज इसकी गलती माफ कर दें सर, ये अभी आपसे सॉरी बोलेगा। ये बात सुनते ही राहुल कार्तिक की ओर देखकर तिरछी स्माइल देने लगा। नील ने ऑनर से कहा, सर कार्तिक की कोई गलती नहीं थी, इस राहुल ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए इस पर स्कॉच की पूरी बोतल पलटा दी और फिर झगड़ा शुरू हुआ था। ओनर ने जोर से उसे डांटते हुए कहा, यू शट अप, तुम क्या कार्तिक के लॉयर हो जो उसकी बदतमीजी पर पर्दा डाल रहे हो। फिर उन्होंने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, सर से माफी मांगो इसी वक्त, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुन शेनन ने सरकास्टिक स्माइल के साथ राहुल को देखा। साफ पता चल रहा था कि वो दोनों ओनर की बात से कितना खुश थे। कार्तिक ने लंबी सांस ली और कहा, मैं इससे माफी नहीं मांगने वाला, मेरी कोई गलती नहीं थी। ओनर ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, तो फिर ठीक है, यू आर फायर्ड। ये सुनकर नील घबरा गया, लेकिन कार्तिक ने बिना किसी शिकन के कहा, विद प्लेजर आई क्विट। फिर उसने अपनी टाई का नॉट लूज किया और बेफिक्र राहुल और शेनन को देख मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। उसे देख नील भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सब अचानक उसका ये एटीट्यूड देखते ही रह गए। ओनर भी हैरान था, आखिर इस गरीब बच्चे के अंदर इतनी अकड़ आई कहां से। उधर कार्तिक अपना बैग लेकर सुनसान सड़कों पर पैदल चले जा रहा था। नील भी उसके पीछे पीछे पहुंच गया। उसे देखकर कार्तिक ने कहा, तू यहां? नील ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जहां कार्तिक रहेगा वहीं नील भी तो रहेगा ना। उसकी बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। फिर वो थोड़ा सा उदास होते हुए बोला, तुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। नील बोला, अरे तू वो सारी बातें छोड़, ये बता आगे क्या करना है। कार्तिक रोड के फुटपाथ पर लगी बेंच पर जाकर बैठ गया। अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसने दूसरा सिम चालू किया, जिसे उसने लगभग 6 साल पहले बंद कर दिया था। कार्तिक को मोबाइल में घूरते देख नील बोला, मैं पूछ रहा हूं कि हमें आगे क्या करना है, और एक तू है जो मोबाइल देख रहा है। कार्तिक ने जैसे ही अपना पुराना सिम ऑन किया, उसमें ढेर सारे मैसेजेस आने लगे, जिसमें से एक मैसेज ओपन कर कार्तिक ने देखा तो वहां लिखा था, कार्तिक तुम इस वक्त जहां कहीं भी हो फौरन मित्तल पैलेस लौट कर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे राइट्स वापस किए जा रहे हैं। कार्तिक को यह मैसेज 7 दिन पहले आया हुआ था। मैसेज पढ़कर कार्तिक हैरान हो गया, लेकिन ये राइट्स तो मुझे मिलने में अभी वक्त था, फिर अभी से? एक पल के लिए तो वो ये भी भूल गया कि इस समय नील भी उसके साथ है। कार्तिक की हल्की हल्की आवाज सुन नील ने अजीब सा फेस एक्सप्रेशन देकर कहा, कार्तिक तुझे फिर से दौरे पड़ने शुरू हो गए, या हमारे खाने के लाले पड़े हुए और एक तू है कि? कार्तिक के चेहरे पर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। अचानक उसने वहां से टैक्सी को बुलाया और उसमें चढ़ने लगा। कार्तिक को देखकर थोड़ा परेशान और कंफ्यूज नील भी उसके साथ फटाफट टैक्सी में बैठ गया। अबे यार अब तो बता दे कहां जा रहे हैं। कार्तिक ने फाइनली उसकी ओर स्माइल कर कहा, बस देखते जा, अपना टाइम आ गया। और आंखें बंद कर टैक्सी की सीट पर आराम से टेक लेकर बैठ गया। उसकी बंद आंखों के सामने धुंधली सी तस्वीर घूमने लगी। कार्तिक मित्तल फैमिली का असली वारिस नहीं है, इसलिए तुम कितना भी कह लो, उसे 7 साल अपनी पहचान छिपा कर रखनी ही होगी। अगर इस शर्त में वो कामयाब हुआ तभी उसे अपना हक मिलेगा। किसी की भारी सी आवाज आई, पर आप मेरे बच्चे को ऐसे कैसे भेज सकते हैं, खुद से अलग कैसे कर सकते हैं? इसमें उसकी क्या गलती है कि वो इस घर का नहीं, उसे तो मैं लेकर आई थी। आपको भी ये बात पहले से पता थी तो आपने पहले ही मना क्यों नहीं किया? आप इस बच्चे के साथ मुझे भी सजा दे रहे हैं। कार्तिक की मां ने रोते हुए कहा, जो कह दिया सो कह दिया। अगर इस घर के लायक बनना है तो उसे इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। हम एक बच्चे के चलते इस महल के नाम पर आंच नहीं आने देंगे। सालों और पीढ़ियों की मेहनत है, इसके लायक बनना पड़ता है।
ये आप ठीक नहीं कर रहे ठीक। कोई तो रोक लो, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, ये मैं नहीं होने दूंगी। कार्तिक अपना बीता हुआ कल सोच ही रहा था, तभी एक बड़े से पैलेस के सामने टैक्सी रुक गई और इसी के साथ उसकी खुलती आंखों से एक आंसू टपक गया। कार्तिक ने टैक्सी से उतर ड्राइवर को उसके पैसे दिए और दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालकर उस आलीशान पैलेस को देखने लगा। व्हाइट कलर के संगमरमर से बने उस आलीशान पैलेस के बड़े से गेट के बाहर मित्तल पैलेस लिखा हुआ था। उस पैलेस को देख नील ने कार्तिक से बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कहा, अच्छा अब मुझे समझ में आया, तो अब हम यहां जॉब करने वाले हैं। नाइस, वेरी नाइस। पैलेस के अंदर एक बड़ा सा वाटर फाउंटेन था जिसमें अलग अलग कलर्स की लाइट्स लगी हुई थी। रात के वक्त वो फाउंटेन बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। साथ ही आसपास बहुत बड़ा गार्डन भी था जिसे देख कार्तिक वहां रुक गया। उसे रुका देख नील ने कोहनी मारकर धीरे से कहा, अब तू ये मत कहना कि तू गलती से यहां आ गया। देख यार, मैंने यही नौकरी करने का मन बना लिया है, अब बस। तभी वॉचमैन भागते हुए उन दोनों की तरफ आया। अपने जेब से निकालकर एक चाबी कार्तिक को पकड़ाते हुए बोला, वेलकम बैक प्रिंस। कार्तिक उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। नील ने वॉचमैन को करेक्ट करते हुए कहा, इनका नाम प्रिंस नहीं कार्तिक है। पर वॉचमैन और कार्तिक दोनों ने ही इस बात को इग्नोर कर दिया और कार्तिक अंदर एंटर करने लगा। पैलेस का लिविंग रूम बेहद बड़ा और खूबसूरत था। वहां सेंटर पर काफी बड़ा सा एक्सपेंसिव झूमर टंगा हुआ था और बड़े बड़े आलीशान व्हाइट कलर के सोफे रखे हुए थे। जब नील अंदर आया तो उसका मुंह ये सब देखकर खुला का खुला रह गया। तभी वहां एक आदमी आया जिसकी उम्र तकरीबन 55 से 60 के बीच रही होगी। उन्होंने महंगा 3 पीस सूट पहना हुआ था और हाथों में महंगी छड़ी थी। चेहरे पर फ्रेंच कट सफेद दाढ़ी उनकी उम्र की गवाही दे रही थी। उन्होंने जैसे ही कार्तिक को देखा बहुत खुश हुए और कहा, वेलकम बैक प्रिंस। कार्तिक ने उन्हें गौर से देखकर पहचानने की कोशिश की। उस शख्स ने सामने आकर कहा, प्रिंस, मैं आपका फैमिली लॉयर हर्षल चौहान, आपके पिताजी का सबसे खास दोस्त। आपको याद है हम तब मिले थे जब आप 8 साल के थे। उनके इतना कहते ही कार्तिक ने पहले कुछ सोचा और फिर अचानक से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो चौहान अंकल के गले लग गया। कार्तिक को यूं गले मिलते देख चौहान अंकल की आंखें नम हो गई। कार्तिक हैरान होकर बोला, अंकल अभी तो शर्त पूरी होने में 6 महीने का वक्त है, लेकिन मुझे मैसेज आया कि हाँ छोटे मालिक, आपको आपके राइट्स वापस लौटाए जा रहे हैं क्योंकि आप पूरे मित्तल प्रॉपर्टी के अकेले वारिस हैं। अंकल चौहान ने उसे रोकते हुए कहा। उनके इतना कहते ही नील के मुंह से जोर से निकला, क्या पहले प्रिंस अब वारिस? कार्तिक ने चौहान अंकल से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं अंकल। जवाब में चौहान अंकल ने अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहा, कुछ महीने पहले आपके पिताजी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जब तक आपकी ये शर्त खत्म नहीं हो जाती तब तक ये आपको नहीं मिलने वाला था, पर अब जब कोई नहीं है तो बिल के मुताबिक कोर्ट आपको ही सब कुछ सौंपने के लिए कहता है। अपने पिताजी की मौत की खबर सुन कार्तिक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि किस तरह उसके जाने से उसकी मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो आखिरी बार था जब उसने इस पैलेस को गेट के बाहर से ही देखा था, उनके अंतिम संस्कार पर। वो अपने पिताजी की अकड़ और उनकी शर्त जानकर कभी लौटकर आने वाला नहीं था, लेकिन मां की मौत के बाद उसने खुद को समझाया और ठाना कि वो अपनी मां की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा। वो वापस इस घर का वारिस बनने जरूर आएगा, जैसा उसकी मां चाहती थी। चौहान अंकल ने कहा, मैं जानता हूं कि आपके पिताजी ने हमेशा आपसे सौतेला बर्ताव किया, यहां तक कि आपको अकेला भी छोड़ दिया। ये सब जानकर भी आप यहां उनकी मौत का दुख मना रहे हैं। इससे ज्यादा उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। मुझे हमेशा ही आप पर भरोसा था कि आप इस वसीयत को संभालने जरूर आएंगे। कार्तिक ने मानो अपना दुख एक सांस में दबा लिया। वो जानता था कि किसी के जाने पर उसको कोसने का कोई मतलब नहीं। उसने अपनी आंखें खोली। उसने एक और गहरी सांस लेते हुए चौहान अंकल से पूछा, अंकल मुझे आगे क्या करना होगा? आपको सिटी बैंक जाकर वहां के मैनेजर मिस्टर खन्ना से मिलकर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने होंगे और 48 घंटों के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी।
इसी के साथ नील और कार्तिक ने तय किया कि वो दोनों आज ही रुककर थोड़ा आराम करेंगे। कार्तिक ने वॉचमैन द्वारा दिए गए चाबी से बहुत सालों के बाद अपना रूम खोल कर देखा। नील एक बार फिर उसका रूम देखकर हैरान था। उसने कहा, यह बच्चों के कमरे में क्यों लेकर आया यार? मैं जानता हूं तू इस घर का मालिक बन गया है, लेकिन ये कोई वक्त है खिलौनों से खेलने का? तभी उसे रेशमी बेडशीट वाला बेड दिखा। अब तक तो उसे एसी की हवा भी लग चुकी थी। कार्तिक ने भावुक होकर उन खिलौनों को देखते हुए कहा, ये मेरे बचपन का कमरा है, पता है तुझे? वो जैसे ही नील को देखने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि नील बिना जूते उतारे ही बेड पर फैलकर सो चुका था। अगले दिन सुबह 9 बजे वो तैयार होकर नीचे आ गए। कार्तिक ने अंकल से कहा, मैं बैंक होकर आता हूं, बेस्ट ऑफ लक। अंकल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, और इसी के साथ नील और कार्तिक दोनों पैलेस से बाहर आ गए। पैलेस से बाहर निकलते ही नील कार्तिक की पीठ पर चढ़ गया और खुश होकर बोला, क्या बात है, कहा दुनिया तुझे एक साधारण वेटर मानती है और तू निकला छोटा मालिक, क्या बात है दोस्त। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस भी कर। कुछ देर के बाद सिंडिकेट बैंक पहुंच गए। उनके आते ही रिसेप्शनिस्ट ने उनसे पूछा, सर हाउ कैन आई हेल्प यू? कार्तिक ने कहा, मुझे यहाँ मैनेजर मिस्टर खन्ना से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी टेबल पर रखी कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ एंटर किया और कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? कार्तिक ने कहा, मित्तल प्रॉपर्टीज अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? कार्तिक ने नहीं में सर हिलाया और कहा, अब प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा अर्जेंट है। रिसेप्शनिस्ट गुस्से में खड़ी हुई। उसने कार्तिक को तेज आवाज में डांट लगाते हुए कहा, आप यहां से इसी वक्त निकल जाइए। आप जानते भी हैं मित्तल प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं? उसकी टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन बजा। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से बैंक मैनेजर मिस्टर खन्ना ने कहा, अभी कुछ देर में मिस्टर कार्तिक मित्तल आने वाले हैं, मिस्टर चौहान ने उन्हें भेजा है, उनके आते मुझे इन्फॉर्म कर। ये बोलकर उन्होंने फोन काट दिया। ये सुन रिसेप्शनिस्ट ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, आपका नाम? कार्तिक ने कहा, कार्तिक मित्तल। और आप? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा गई। एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने कहा, शेफाली। क्या? आपको चौहान सर ने भेजा है? इस पर कार्तिक ने जैसे ही हाँ में सर हिलाया, शेफाली की टोन तुरंत चेंज हो गई। उसने अपने चेहरे पर फेक स्माइल देखकर कहा, वेलकम सर, प्लीज आप मेरे साथ आइए, प्लीज कम। शेफाली ने मिस्टर खन्ना के केबिन का डोर आधा ओपन कर कहा, कार्तिक मित्तल आए हुए हैं। कार्तिक का नाम सुनकर मैनेजर अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया और शेफाली से बोला, इडियट, मैंने तुमसे कहा था ना कि जैसे ही वो बैंक पहुंचे मुझे इन्फॉर्म करना, मैं खुद इन्हें वेलकम करने आ जाता। अरे सर आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। शेफाली चुपचाप सर नीचे कर खड़ी रही। बैंक मैनेजर ने गुस्से से कहा, अब यहां खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से स्पेशल चाय लेकर आओ। शेफाली ने जाते जाते धीरे से कार्तिक से कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। कार्तिक ने उस पर एक नजर डाली और बगैर कुछ कहे मिस्टर खन्ना के सामने जाकर बैठ गया। शेफाली का चेंज्ड बिहेवियर देख नील कार्तिक के बगल में बैठकर आंखें मटकाते हुए देखने लगा और मन ही मन बोला, वाह भगवान वाह, क्या किस्मत दी है, धन्य हुआ। तभी मिस्टर खन्ना ने कहा, सर कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटीज है, आपको हमारे साथ पूरी करनी होगी। कार्तिक ने कहा, श्योर। मिस्टर खन्ना ने अपने टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन से किसी को कॉल कर कहा, मिस्टर मित्तल का रेटिना और फिंगरप्रिंट चेक करना है। फोन कट करने के बाद मैनेजर ने कार्तिक को देखकर स्माइल करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सर, आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, लेकिन ये हमारे बैंक का रूल है। उनकी बातचीत के दौरान शेफाली चाय की ट्रे लेकर केबिन के अंदर एंटर हुई। इस वक्त शेफाली के चेहरे का रंग डर के मारे उड़ा हुआ था। उसे लग रहा था कि कहीं कार्तिक शेफाली की कंप्लेंट मैनेजर से ना कर दे। शेफाली को यूं इतना डरा हुआ देख कार्तिक के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी ट्रे टेबल पर रखते वक्त शेफाली स्लिप हो गई और चाय का कप उससे छूटकर कार्तिक पर जा गिरा, जिससे वो हड़बड़ाकर अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। बैंक मैनेजर ने शेफाली पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, कोई भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकती हो, यू इडियट, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? उसकी डांट सुन शेफाली की आंखें नम हो गई। गर्म चाय गिरने की वजह से कार्तिक को कंधे पर जलन महसूस हो रही थी। मैनेजर लगातार शेफाली को डांटे जा रहा था। कार्तिक कुछ कहता उससे पहले कुछ लोग मैनेजर के केबिन में आ गए। वो लोग कार्तिक की रेटिना और उसके फिंगरप्रिंट का सैंपल लेने आए हुए थे।
मैनेजर ने शेफाली को डांटकर वहां से जाने के लिए कह दिया। पूरा प्रोसीजर होने के बाद मैनेजर ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, सर बस 3 घंटे में सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। कार्तिक अपने चेयर से उठ खड़ा हो गया। थैंक यू बोलकर वो वहां से निकल गया। शेफाली केबिन के बाहर मौजूद थी। कार्तिक को देखते ही उसने कहा, आई एम सो सॉरी, आज मेरी वजह से आपको बैंक में काफी तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन कार्तिक नील के साथ वहां से बगैर कुछ बोले बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही कार्तिक और नील के सामने एक BMW आकर रुकी। ग्लास डाउन होते ही कार्तिक ने देखा ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि राहुल मौजूद था। राहुल ने कार्तिक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और सरकास्टिक हंसी हंसते हुए बोला, वेटर्स, तुम यहां बैंक के बाहर किसका वेट कर रहे हो? कितना खराब दिन है तुम्हारा। एक ही दिन में नौकरी भी चली गई और छोकरी भी। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने आगे कहा, कल बार में बहुत हीरो बन रहा था ना? अगर सचमुच तेरे अंदर दम है तो आजा, आज रात ठीक 9 बजे हूट बिस्ट्रो में। अगर तू मेरे गेम में मुझसे जीत गया तो शेनन सभी के सामने तुझे प्रपोज करे और तेरे होठों पर किस भी। ये सुन कार्तिक ने सीधे मुंह उससे पूछा, और तेरी शर्त क्या है? अभी से डर गया? राहुल ने टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहा। कार्तिक ने कहा, अपनी शर्त बता। राहुल ने कहा, शर्त तुझे वहीं आकर पता चलेगी, और अगर तू नहीं आया तो मैं समझ लूंगा कि तू लूजर है। कार्तिक ने हाथ बांधकर कहा, देख, जो मैं हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं नहीं हूं वो डेफिनेटली हूं। ठीक 9 बजे।